देखो, सबसे पहले यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय सी बेंडा एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हॉलिकर। तो यहाँ पर भी वापस दो साइंटिस्ट आ रहे हैं जिनके ऊपर नाम पूछा जा सकता है। देन न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म बाय फिजन। ये जो क्वेश्चन है ना, पता है मेडिकल का एग्जाम जो रहता है ना, नीट, उसके अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीज गिवन है। ये क्वेश्चन जो है एक बार नेट में भी पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो इस चीज को याद रखिएगा, जैसे बैक्टीरिया का फिजन होता है ना, उसी तरीके से डिवाइड होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। डबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। हाँ, कुछ ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। दो ही ऐसी सेल ऑर्गेनल्स है जिनके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद में एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन्स रहते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस जब ये रहता है तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है, एक इनर मेम्ब्रेन रहती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मार्किंग कर रखी है। आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रखे हैं, जिसे इन्होंने क्रिस्टे नाम दिया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी समझाई थी कि एक ये फ्लैट लाइन है, उसकी जगह अगर इस तरीके से हो जाए तो फिर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो बस वही सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बने हुए हैं। और इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होके जो भी वेरियस रिएक्शंस रहती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, रेस्पिरेशन की रिएक्शंस, उसके लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। उसके अलावा स्पेस रहता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल भी बोला जाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक राइबोसोम रहता है। उसके अलावा मैट्रिक्स रहता है, जैसे साइटोप्लाज्म रहता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक अपना डीएनए भी रहता है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी इस चीज को बोली थी कि ऐसा लगता है कि प्रोकैरियोट्स जो है उन्होंने एक तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो पनाह ले ली है कि हाँ चलो, हाँ तुम हमको जगह दे दो। इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके पास में खुद की डीएनए और राइबोसोम यानी कि प्रोटीन बनाने की मशीनरी प्रेजेंट होती है। इसका एक यही एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में सेकंड जो ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक इकलौता ऐसा पिगमेंट है दैट कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं, यानी कि वो खुद का खाना खुद बनाने में सक्षम है, लाइक दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। It is the site for synthesis of purines, pyrimidines and amino acids. Now see how much important it is कि purines और pyrimidines यानी कि जो अपना ATGC रहता है, alphabets of life, adenine, thymine, guanosine, ये सब चीजें जो है बनाने में कौन हेल्प करता है, कौन सी जगह पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। दो तरीके के ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। साइट फॉर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट की एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, ग्रेना हैज थाइलाकोइड्स व्हिच इन टर्न हैव क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ये दिख रहे हैं ना सिक्के 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 एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इनको टोटली ग्रेना बोला जाता है। लाइक ऐसे ऐसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, दिस इज नोन एज ग्रेना। एक सिक्के को थाइलाकोइड बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक के ऊपर एक सिक्का जो रखा हुआ है ना, कॉइन्स रखे हुए हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। ओके। और एक सिंगल सिक्के को क्या बोला जाता है, थाइलाकोइड बोला जाता है। और उसी थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। और दो थाइलाकोइड्स को जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेला बोल देते हैं, या स्ट्रोमा थाइलाकोइड भी बोल देते हैं। ओके।
दो थाइलोगॉइड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, उसमें अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलोगॉइड या स्ट्रोमा लैमेला बोल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में इतना ही है। इसके अलावा अपन फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो फिर इन चीजों को डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आ जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल डबल मेम्ब्रेनस रहता है। अगेन देखिए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तीन सेल ऑर्गेनल्स कैसी हो गई, जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एब्सेंट इन आरबीसी, कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम। ओके, आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम, इसको बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, मतलब जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो रहती है उसे अपन न्यूक्लियर एनवलप बोल देते हैं। अच्छा, कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम तो क्लियर है ना अपने पास में, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जो कि फूड और वाटर के कंडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो फ्लोएम के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, 3 या 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक होता है कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स सिंस वो हेल्प करते हैं फूड के मूवमेंट के अंदर, तो उन्हें स्पेस ज्यादा चाहिए होती है कि वो अंदर फूड यानी कि जो उससे फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है उसको मूव कर सके। तो इसके लिए जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। सिमिलरली आरबीसीज के अंदर भी होता है। आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जब वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उनको जो है वो हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनमें से न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट हो जाता है। और अगर ऐसे न्यूक्लियस को देखा जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, फिर उसके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा था कि दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे अपन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर एनवलप की जो दो मेम्ब्रेन्स रहती है ना इस तरीके की, इसके बीच में जो है वो स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल देते हैं। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियर बास्केट्स प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये पोर्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बना, ठीक है, तो उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको कोई गेट तो चाहिए ना, तो फिर ये उन गेट के जैसे काम करते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स टोटली 8 प्रेजेंट रहते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, और इसको हम लोग एनुलस भी बोलते हैं। ये चीज याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं न्यूक्लियोलस। हमने कल जो है वो डायग्राम के अंदर देखा था कि जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में एक और ज्यादा विस्कस मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ये डेंस स्फेरिकल बॉडी है। इट इज अटैच्ड टू न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एनओआर। एनओआर हमने एक जगह और पढ़ा था, जो मैं क्रोमोसोम्स वाले पार्ट में पढ़ाई थी। बताओगे कोई किस चीज में बताया था एनओआर किससे एसोसिएटेड है? सेट क्रोमोसोम में मैम। किसमें? सैटेलाइट। सैटेलाइट, हाँ सही जा रहे हो, सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट, करेक्ट। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स जो रहता है, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद प्रेजेंट जो क्रोमोसोम रहता है वो किससे एसोसिएटेड रहता है, एनओआर से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो वो जो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनओआर रीजन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। So things are connected in each other. न्यूक्लियाई रिवील्स 4 रीजन। अब न्यूक्लियाई के अंदर तुमको 4 रीजन दिखेंगे, एमॉर्फस रीजन, एक ग्रैन्युलर रीजन, एक फिब्रिलर रीजन और एक क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्रोमैटिन फाइबर्स वाला जो रीजन है उसके अंदर तो क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि डीएनए प्रेजेंट रहता है। फिब्रिलर रीजन मतलब उसके अंदर कुछ टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक तरीके से स्ट्रक्चरली भी हेल्प करते हैं और उसके अलावा क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ग्रैन्युलर रीजन्स जहाँ पर कुछ टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हो सकता है कि न्यूट्रिशन का काम कर रहे हो या फिर कुछ और तरीके का उनका फंक्शन हो। एमॉर्फस रीजन यानी कि अननोन रीजन है, उसके अंदर जो है वो उसका कोई डिफाइंड अभी तक फंक्शन नहीं निकला है। मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियाई का, प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइबोसोम। आरआरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय एनओआर। देखो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो है वो मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरआरएनए के लिए, यानी राइबोसोमल आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइबोसोम्स जितने भी बनते हैं वो एनओआर की वजह से बनते हैं और वहीं पे बनते हैं। एनओआर ही उनको डायरेक्शन देता है, उनको कोडिंग करता है कि किस तरीके से आरआरएनए बनाना है। और एनओआर की कोडिंग कहाँ से आती है, सैट क्रोमोसोम से आती है।
अच्छा, मैंने 60 क्रोमोसोम और सैटेलाइट डीएनए के बीच में भी डिफरेंस बताया था, तो कौन बताएगा मेरे को दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? मैम जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है सेट क्रोमोसोम में, तो उस, उसका जो पोर्शन होता है वहां से वो एनओआर होता है, और सेट डीएनए में होता है वो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। करेक्ट। दिस इज, क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, ओके। वर्षा ही बोल रही है और कोई बोल नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, यू आर गोइंग ग्रेट। ये चीज अच्छी है, बोलना चाहिए, दूसरे लोग को चुप रहने दो, उनका नुकसान है। डायग्राम हो गया, इससे देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस का एक डायग्राम बना हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रीजन है, ये अपना जो आउटर मोस्ट कवरिंग है डबल मेम्ब्रेनस रहता है सिंस ये, तो इसी वजह से यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा डेंस कंडेंस रीजन है, जो ज्यादा विस्कस है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ये सिस्टर्नी ईआर कनेक्टेड है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। उसके अलावा ये न्यूक्लियस पोर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस के अंदर पोर्स रहते हैं जिसके थ्रू चीजें बन के बाहर आती है। और बाकी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स हो जाएंगे। ओके, तो इसको अब अपन एज अ ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। तो ये अपना जो है वो सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाला बेसिकली खत्म हो चुका है। इसके अंदर देखो, अपन को ज्यादा चीजें इनमें से नहीं पढ़नी है, क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, आते भी है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक चीजें पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि अपन आगे जाए तो अपन को पीछे के कंसेप्ट क्लियर रहे। तो मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, किसी को उसके अंदर कुछ डाउट है क्या? क्योंकि अब हम क्रोमोसोम के एबरेशंस के ऊपर जाते हैं। मैम एक सीईएन सीक्वेंस होती है, वो मैम बता दीजिए थोड़ा। सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना? यस मैम, एक सीईएन सीक्वेंस होती है। हाँ, सीईएन सीक्वेंस सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस होती है। एक सेकंड, ये बुक में भी कहीं पे मैंने देखा था, दी हुई है। यस मैम, वो बीडी सिंह के बुक में 33 पेज नंबर होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। ओके, शायद अपनी बुक्स अलग अलग है। मैं थोड़ा बुक के हिसाब से ही पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े बस। कोई नहीं, मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। सी, बेसिकली सीईएन सीक्वेंस जो रहती है ना, वो एक सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस का शॉर्ट फॉर्म है। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस? कौन आंसर है? ठीक, आपने ये चीज पढ़ी थी कि क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम के यहाँ पर ये सेंट्रोमियर रहता है और ये टीलोमियर रहता है। तो अपने टीलोमियर के अंदर एक चीज पढ़ी थी ना कि क्वाड्रेंट्स ऑफ जी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक हेयर पिन लूप बनाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस से सेंसिटिव नहीं होता है, इनसेंसिटिव होता है। न्यूक्लियस जो है वो इसको आगे अटैक नहीं कर पाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो सीईएन सीक्वेंसेस होती है, दैट मेक्स सेंट्रोमियर अ लिटिल बिट डिफरेंट। अब ये सीईएन सीक्वेंस जो है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के अंदर। अब ये जो सीईएन सीक्वेंस है ना, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स।
जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं ना, अपन ने देखा था बेसल बॉडीज रहती है जैसे प्लांट के अंदर, और सेंट्रियोल्स रहते हैं एनिमल्स के अंदर, उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स आके सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते हैं, और जब ये सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होते हैं तभी क्या होता है, सेंट्रोमियर एक पोल की तरफ मूव करता है। और ये जो इनका अटैचमेंट है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है सीईएम सीक्वेंस के ऊपर। तो इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस को शॉर्ट में सीईएन सीक्वेंस बोल देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, माइटोसिस के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए और क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा बुक में और कुछ दे रखा है? यस मैम, इसमें कुछ इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, CD1, CD3, CD2 इस टाइप का। अच्छा, इसको काफी डीप दे रखा है। वैसे इतना पूछने नहीं वाले हैं तुमसे, तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं उस चीज की। ठीक है, मैं ना उसका एक डायग्राम निकाल के फिर तुमको पढ़ा दूंगी। इसके अंदर जहां तक मुझे ध्यान है ना, कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 3 एलिमेंट्स रहते हैं, CDE1 रहता है, 2 रहता है और 3 रहता है। और इनके यस मैम। अलग अलग वो रहते हैं, साइजेस रहती है, 9 बेस पेयर, 11 बेस पेयर, ऐसी कुछ कुछ रहता है। और यस एक मैम। सेंट्रल वाला सबसे बड़ा रहता है, जो कि थर्ड एलिमेंट रहता है, 80 to 90 बेस पेयर का उसका एलिमेंट रहता है। तो इसके अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो कि नोट करने लायक रहेगी, ये A+T, यानी कि इसके अंदर एडेनोसिन और थाइमिन का कंटेंट ज्यादा रहता है इस सीक्वेंस के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो एलिमेंट्स है उसमें आई डोंट थिंक सो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। CN सीक्वेंस तक जान लो, और उसके अलावा A+T इसके अंदर ज्यादा रहते हैं, एडेनोसिन और थाइमिन जो है वो ज्यादा रहते हैं, ये चीजें। और ये क्रिटिकल रहते हैं इसके लिए, सेंट्रोमेरिक फंक्शन के लिए, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने ये चीज पढ़ी है। ओके। ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ और डाउट? कौन कौन सो रहा है मेरी क्लास में? मैम एक बार माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। ओके, देखो, हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि साइटोस्केलेटन रहता है। साइटोस्केलेटन का बेसिक क्या रहता है कि वो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। उसमें से एक क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स रहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली किस चीज के बनते हैं, एक्टिन के बनते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स रहते हैं। एक और इसके अंदर ऐड हो जाता है मायोसिन। तो ये जो है बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिलके इस तरीके से फिलामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद में हम आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। देखो, फिलामेंट जो है ना, वो मतलब इसको समझ के चलो कि ये एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, और ट्यूब्यूल्स जो है वो एक तरीके से हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर चलता है, ट्यूब टाइप का, जैसे पाइप होता है ना जिसे अपन पानी भरते हैं, उसी तरीके का स्ट्रक्चर समझ के चलो, वही ट्यूब्यूल्स होता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, और फाइबर लाइक के रहते हैं, धागे टाइप के रहते हैं, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं रहता है। यही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? यस मैम। और किसी को कुछ और डाउट? और किसी को कुछ और डाउट है? ये क्या है, बोलो यार, क्या मैम पढ़े नहीं हो? ये जो हाँ मैम जी। ये जो बीडी सिंह में जो ये जो टेबल्स दिए रहते हैं, क्रोमोसोम वगैरह नंबर जो इतना सारा, वो सारा याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो,
एक सेकेंड, मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, या कल ही मैंने ये चीज बोली थी, कि है ना, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, और जब एक्सेप्शंस रहते हैं ना तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो जैसे कि बीडी सिंह के अंदर टेबल दी हुई है कि सोमैटिक एंड गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर से देखो मैं बताऊँ किस किस का तुमसे पूछ सकते हैं। यूजुअली पता है पढ़ते पढ़ते ना ऑलमोस्ट सबका याद हो ही जाता है। एक स्ट्रॉबेरी का मैंने देखा था कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, स्ट्रॉबेरी का क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है, 38 रहता है। शायद पूरे प्लांट वर्ल्ड के अंदर इकलौती ऐसी चीज है जिसका क्रोमोसोम नंबर 38 है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर पूछना वैलिड है। प्लांट किंगडम के अंदर मैं बोल रही हूँ ना, मत बोलना कि कोई एनिमल के अंदर भी 38 रहता है। उसके अलावा जो है ना कैट तुम में लोग, रहता है मैम। हाँ वही मैं बोली ना, एनिमल के अंदर मत बोलना, मैं प्लांट किंगडम की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप लोग साथ साथ में जब पढ़ते जाएंगे ना तो वीट, राइस, टोमेटो, पोटैटो, इन सब के तो बहुत इजीली अपने आप ही याद हो जाएंगे, तो ये टेबल पर्टिकुलरली बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। जिन जिन के याद होते जाए उनके ठीक है। उसके अलावा जो है अपने एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है, जो कि एग्रोनॉमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उनके क्रोमोसोम नंबर याद होने चाहिए, जो कि नॉर्मली अपने सीरियल्स है या फिर पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स क्रॉप हो गए, इन सब के क्रोमोसोम नंबर याद होने ही चाहिए, पूछे जा सकते हैं। 2n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू कितना होता है, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में तो मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ पूछेंगे, उनके पास में ऑलरेडी बहुत कम क्वेश्चन है, शायद 100 क्वेश्चन ही कर दिए अब तो जेआरएफ में। और तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन के ऊपर वो क्वेश्चन वेस्ट करेंगे। और बताइए। और किसी को कुछ डाउट? विपिन शायद तुम कुछ बोल रहे थे, माइक ऑन किया था फिर ऑफ कर दिया। हेलो। हेलो। मैं ना सच में नेक्स्ट टाइम एंट्री नहीं दूंगी क्लास में। मैम वो स्ट्रॉबेरी वाले में, गेमेटिक वाले में 28 क्रोमोसोम नंबर दिया है। स्ट्रॉबेरी जो है ना एक्चुअली थोड़ी सी मैनमेड स्ट्रक्चर हो, मैनमेड प्लांट हो जाता है, कुछ कुछ जगह पे अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट रहती है। 38 क्रोमोसोम नंबर जो है वो आईजीटीवी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसीलिए मुझे ये चीज ध्यान है। इसका जो एक्चुअल स्पीशीज है प्राजेरिया स्पिनोसिया ऐसे कुछ है, मैं एक बार तो क्वेश्चन देख के बता दूंगी। तो इसीलिए हो सकता है कि वो 56, ये पॉलीप्लॉइडी के ऊपर चलती है स्ट्रॉबेरी, तो 56 उसका जो है वो शायद टेट्राप्लॉइड है उसका, और इसीलिए उसका गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर 28 है। तो इस चीज को मैं कंफर्म कर दूंगी, बट इतना मुझे ध्यान है कि स्ट्रॉबेरी का अगर आपसे पूछा जाता है तो जो इनिशियल फर्स्ट प्राइजेरिया की स्पीशीज बनी थी ना, उसका क्रोमोसोम नंबर 38 गया था, इसलिए ये एक्सेप्शंस में आता है। उसके बाद में कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरीज के अंदर शायद डिफरेंट आ गया होगा वापस। और किसी को कुछ? रूपम, हैप्पी, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं सब लोग। कौशिक, हर्षिता, सुभाष, अभय, अंकिता तो स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं बोली है। चलो कोई नहीं। मैम आप पहले जेनेटिक्स कंप्लीट करवाओगे, उसके बाद फिर प्लांट ब्रीडिंग शुरू होगी क्या? हाँ एक्चुअली देखो मैं बताऊं, क्वेश्चंस जितने भी तुम नोटिस करोगे ना, अगर पुराने पेपर्स भी देखोगे, तो जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी जैसे अपन बोल सकते हैं, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। प्लान ब्रीडिंग से सच बात बताऊं तो क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एमसीक्यू पैटर्न के अंदर। प्लान ब्रीडिंग के क्वेश्चंस जो है ना वो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से सही चलता है, उसमें से क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिसेंट जो एडवांसेस हुए हैं ना उसके ऊपर ज्यादा आते हैं, कौन सी वैरायटी डेवलप हुई है, कौन सा मेथड से डेवलप हुई है, ये सब चीजें।
तो ये सब चीजें अपन जितना लेट पढ़े ना उतनी अपनी टेम्परेरी मेमोरी में ज्यादा रहेगा और उतना अच्छे से अपन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्लान बिल्डिंग को थोड़ा लेट पढ़े तो ही बेटर रहेगा। और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि जेनेटिक्स से खिंच के फिर प्लान बिल्डिंग में जाते हैं। जैसे कि अपन को यहाँ पे सेल डिवीजन, एबरेशंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी लाइंस नहीं रहती, एलियन एडिशन, एलियन सब्स्टिट्यूशन लाइंस हो गई। उसके अलावा अगर अपन बैक क्रॉस पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी टाइप का प्लांट ब्रीडिंग का मेथड पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपन को पहले सेल डिवीजन, जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ये सब कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तभी जाके अपन उन कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और आजकल मैं देख रही हूँ कि पिछले 1-2 साल से ना बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस काफी अच्छे बनने लग गए हैं। एंजाइम्स भी पूछे जाते हैं, कौन सा एंजाइम कौन सी स्टेज के ऊपर यूज होता है, जीन्स का अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। आप लोग देखें पेपर? यस मैम, जेनेटिक्स पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं मैम। मोस्टली जेनेटिक्स से ही आते हैं, हमेशा से यही रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जेनेटिक्स से ही आते हैं। पर प्लान ब्रीडिंग के क्वेश्चंस आते भी कम है। तुमने देखा भी नहीं होगा कि प्लान ब्रीडिंग के क्वेश्चंस यस आ मैम, रहे हैं। प्लांट तो ब्रीडिंग से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं मैम। बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज हमने भी नोटिस की। और वो प्लान बिल्डिंग की इतनी मोटी सी वीडियो देंगे ना, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसको मर मर के पढ़े हैं कि यार इससे तो कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल। तो अपन इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन चीजों से अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन कवर कर सके। अपन को और एक चीज याद रखना, पढ़ते पढ़ते अपन को सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना है ऑल इंडिया में। उसके अलावा अपना कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। सिंगल डिजिट रैंक आना है, सिंगल डिजिट का मतलब 1 to 9 के बीच में आना है। इससे ऊपर रैंक आना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है? ओके गाइस, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना है। इस चीज को लिख के अपनी टेबल के ऊपर टांग लो, कहीं पे भी लिख लो, पर सिंगल डिजिट रैंक आना चाहिए। दैट्स इट। मोटिवेशन के लिए जो करना है करो, पर सिंगल डिजिट रैंक बस। इससे ज्यादा, इससे इससे कम टारगेट नहीं रहना चाहिए। तो अपन लोग क्रोमोसोम, टाइम हो रहा है, मैं एब्रेशन स्टार्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि बीच में अगर उसको छोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा चलो, ये बताओ कि पहले सेल डिवीजन पढ़ना चाहोगे या पहले एब्रेशन पढ़ना चाहोगे क्रोमोसोम्स के? मैम एबरेशंस पढ़ा देते हैं। एब्रेशन से स्टार्ट करें तो क्रोमोसोम्स में अपन एक छोटा सा बेसिक कर लेते हैं 10 मिनट में, और फिर एब्रेशन कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज क्लास में पूछ लेना। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। देखो, अब क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एबरेशन से जो है ना क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, और एबरेशंस की दोनों स्पेलिंग सही है, डबल बी भी सही है और सिंगल बी भी सही है। तो एबरेशन से जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अभी अपन एबरेशंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल, दो टाइप के एबरेशंस होते हैं। एबरेशन का क्या मतलब है? नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स का नंबर होना चाहिए ना, या फिर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उससे डेविएशन हो जाता है। यानी कि एक, जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, तो उसकी जगह 45 क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये क्या हो गया? एक न्यूमेरिकल एबरेशन हो गया। यही अगर मैं बोलूँ कि क्रोमोसोम्स 46 ही है, लेकिन 23rd क्रोमोसोम जो है ना, उसका एक शॉर्ट आर्म टूट के कहीं पे गिर गया, उसका सिर्फ एक लॉन्ग आर्म ही बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल एबरेशन हो गया। ओके, दो टाइप के एबरेशन रहते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबरेशन। न्यूमेरिकल एबरेशन जो है वो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बहुत एक्सेस में यूज किए जाते हैं। जो भी नई वेराइटीज डेवलप करनी है, किसी के अंदर कोई नया पार्ट डालना है, कोई डीएनए डालना है, तो इस चीज के लिए न्यूमेरिकल एबरेशंस का अंधाधुन एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, बहुत अच्छे से किया जाता है, जिसके अंदर एलियन सब्स्टिट्यूशन और एलियन एडिशन लाइंस बनती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशंस के बारे में। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस जो है वो कितने टाइप की रहती है, इसके अंदर जो है ना, जो बीडी सिंह के अंदर एक टेबल बना हुआ है वो आप देखेंगे। वो बहुत सही टेबल है, रिवीजन करने के हिसाब से आपका पूरा चैप्टर उस टेबल के अंदर कवर हो जाता है, जिसके अंदर ऐसे टेबल का टाइटल होगा, समरी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। दिखा? यस मैम।
तो ये जो है ये बहुत सही टेबल है, रिवीजन करने के हिसाब से इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो स्ट्रक्चरल जो है वो कितने टाइप का रहता है, डिलीशन रहता है, डुप्लीकेशन रहता है, इन्वर्जन रहता है और ट्रांसलोकेशन रहता है। ये 4 टाइप के मेन रहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोमल एबरेशन अपन पढ़ रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ में मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाना चाहूंगी जो इसके अंदर बीडीसी में इतना अच्छे से नहीं दिया है, एक बुक और इसमें दिया हुआ है। जो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, 2 स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर, 3 स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर, अगर मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे इस चीज को याद दिला देना प्लीज, क्योंकि ये इससे मैंने 2-3 बार क्वेश्चन आते हुए देख लिया है, जेआरएफ के अंदर भी देखा है और नेट के अंदर भी देखा है। इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको अपन जो साइटोजेनेटिक्स की बुक रहती है ना उससे पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से। ओके, तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये 4 टाइप के स्ट्रक्चरल एबरेशंस जो है वो सबसे कॉमनली देखे जाते हैं। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ही अपन चलते हैं, नाम के हिसाब से ही चलते हैं। डिलीशन मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर चीज को डिलीट कर देना। ठीक है, तो डिलीशन 2 टाइप का रहता है, एक तो होता है टर्मिनल डिलीशन और एक होता है इंटरस्टिशियल डिलीशन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि क्लास जब भी मैं स्टार्ट करूंगी तो उस क्लास की स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में कभी भी 10 मिनट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। जो भी चीज मैं आज पढ़ा रही हूँ और उससे पहले जो भी चीज पढ़ चुकी है मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, किसी से भी रैंडमली पूछ सकती हूँ। कैमरेज ऑन रहने चाहिए, कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए, किसी से भी पूछ सकती हूँ। क्वेश्चन तुरंत तुरंत बताना है। रैपिड फायर का मतलब यही है कि आपको 10 सेकंड्स के अंदर आंसर बताना है। साइंटिस्ट का नाम पूछूं, ईयर पूछूं, किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछूं, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ओके, तो डेली टू डेली क्लास के साथ में चलना है। समझ में आया? यस मैम। सबसे बोल रही हूँ ना मैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं रैंडमली किसी से कुछ भी पूछूंगी और उस इंसान को वो चीज आनी चाहिए। अगर तुम लोग ये बोलोगे ना कि हमको टाइम नहीं मिला, आज नहीं पढ़े या याद नहीं है, समथिंग लाइक दिस, तो फिर मेरे को गुस्सा आएगा, फिर गंदा वाला, और मुझसे बुरा कोई नहीं होता, फिर गुस्सा आता है तो। ठीक है, तो डिलीशन, डिलीशन 2 टाइप का रहता है, एक तो होता है टर्मिनल डिलीशन, एक होता है इंटरस्टिशियल। अगेन देखो, टर्मिनोलॉजीज को अगर उनके नाम के कंसेप्ट से याद रखोगे ना तो पता है क्या होता है कि जैसे समटाइम्स अगर हम लोग डेफिनेशन भूल भी जाएंगे ना, तो उनके नाम के थ्रू अगर हम उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमको स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ इसका ये सेंस हो सकता है। तो अब देखो, डिलीशन मतलब कोई बात डिलीट हो रहा है। टर्मिनल मतलब, टर्मिनल का क्या मतलब होता है, एंड में, लास्ट में। जैसे कि एयरपोर्ट में नहीं बोलते टर्मिनल्स, एयरपोर्ट में उनको टर्मिनल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो लास्ट में होते हैं, एकदम एयरपोर्ट का लास्ट पार्ट होता है जहां पे खत्म होनी है फिर चीजें, तो इसलिए उसको टर्मिनल बोला जाता है। और जैसे कोई पेशेंट भी होता है उसको हम बोलते हैं कि वो टर्मिनल है, यानी कि इट्स नियरिंग, ही इज नियरिंग डेथ, मतलब उसकी बहुत पास आ गई है। दैट्स वेरी बैड न्यूज टू गिव एनीबॉडी। तो टर्मिनल का मतलब हो जाता है लास्ट में, तो यानी कि अगर क्रोमोसोम के लास्ट लास्ट वाले पार्ट्स में से, एंड में से, इन पार्ट से कोई भी टाइप का डिलीशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, टर्मिनल बोल देते हैं। अगर क्रोमोसोम्स के बीच वाले पार्ट में से, यानी इधर से या फिर इधर से कुछ भी पार्ट डिलीट हो रहा है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल डिलीशन बोल देते हैं। इंटरस्टिशियल डिलीशन जो है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू टर्मिनल डिलीशन। ओके, इस चीज को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एक घुमा के किस तरीके से क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग कोई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो हमको डिलीशन क्रिएट करना है, तो विच टाइप ऑफ डिलीशन कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली, जनरली या इजीली, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करके पूछी जा सकती है। और फिर ऑप्शन में आपके पास में टर्मिनल, इंटरस्टिशियल, बोथ ऐसे करके आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंटरस्टिशियल डिलीशन जो है वो सबसे कॉमनली और सबसे इजीली क्रिएट किया जा सकता है और नेचुरली अगर हो सकता है, तो इंटरस्टिशियल डिलीशन। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो when a segment is lost in between of centromere and telomere, it is known as interstitial deletion. और अगर टीलोमियर से कोई भी पर्टिकुलर पार्ट लूज हो रहा है तो उसे अपन टर्मिनल बोल देते हैं। लेकिन ये रेयर क्यों है, देखो, अगर किसी भी क्रोमोसोम का टीलोमियर वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया तो वो न्यूक्लियस के ससेप्टेबल हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस एंजाइम आके क्रोमोसोम को पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा, क्योंकि
मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टीलोमियर के अंदर जो हेयर पिन लूप रहता है वो इस न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसी वजह से वो डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन इसका काम है डीएनए को डाइजेस्ट करने का। तो जैसे ही टीलोमियर की प्रोटेक्शन हटेगी, मतलब वो गेट खुल जाएंगे एक तरीके से, तो वैसे ही अटैक हो जाएगा न्यूक्लियस एंजाइम का और वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही खत्म कर देगा। क्लियर है? इसीलिए टर्मिनल डिलेशन जो है वो बहुत रेयरली पाया जाता है। अगर होता भी है तो क्रोमोसोम ही खत्म हो जाता है, तो हम लोग उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो एक दो चीजें और है, वो भी अपन देखते हैं। देखो, एक टर्म यहाँ पर और आ जाता है जो कि है स्यूडो डोमिनेंस। अब हमने डोमिनेंस सुना है, रेसेसिव सुना है, स्यूडो डोमिनेंस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जहाँ तक मुझे लगता है। कोई मुझे डोमिनेंस का डेफिनेशन बता सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर जीन को हम लोग डोमिनेंट क्यों बोलेंगे या एलील को डोमिनेंट क्यों बोलेंगे? बस डेफिनेशन चाहिए मुझे अपने वर्ड्स में। जो भी जैसे भी लगता है, एक बार अपने वर्ड्स में मेरे को समझाने की कोशिश करो कि किसी पर्टिकुलर एलील को हम डोमिनेंट क्यों बोलते हैं। मैम कोई भी एलील जो हेटेरोजाइगस स्टेट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट होता है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, एकदम करेक्ट। जो भी एलील अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस करे, सपोज ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसके अंदर अगर कैपिटल ए अपन को अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल ए अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो अपन कैपिटल ए को डोमिनेंट टर्म दे देते हैं और स्मॉल ए को रेसेसिव दे देते हैं। तो इसीलिए एलील, अच्छा किसी को एलील्स में और ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस इन सब टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो एक अपन लोग 10-15 मिनट का ये सेशन ले सकते हैं ना, एक बार डेफिनेशन इन सब टर्म्स की पढ़ लेना ना। जो बीडी सिंह आप लोगों को रखे होंगे ना, उसके लास्ट के अंदर ग्लॉसरी करके दिया हुआ होगा, वो ग्लॉसरी की डेफिनेशंस बहुत अच्छी रहती है। ये आपको ना आगे जाके एआरएस के अंदर भी काम आएगी। अगर आप लोग एआरएस की तैयारी करते हैं ना, तो एआरएस में क्या होता है, टाइम बहुत कम मिलता है आंसर करने का क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आप लोग उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में जो ग्लॉसरी में डेफिनेशंस दी हुई रहती है ना, उनको पढ़ते रहना। तो डोमिनेंस हो गया, रेसेसिव हो गया। नाउ व्हाट इज स्यूडो डोमिनेंस? नाउ व्हाट हैपेंस कि सपोज ये अपना एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की दो आर्म्स है। यहाँ पर एक एलील था कैपिटल ए और यहाँ पर एक एलील था स्मॉल ए। सपोज डिलीशन हुआ, डिलीशन की वजह से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। स्मॉल ए जो है वो रेसेसिव है, लेकिन रेसेसिव होने के बावजूद ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर, क्योंकि इसका जो डोमिनेंट काउंटर पार्ट था वो डिलीशन की वजह से गायब हो चुका है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्यूडो डोमिनेंस बोल देते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन स्यूडो डोमिनेंस में? मैम एक बार और बता दीजिए। देखो, सपोज मेरे पास में ये एक एलिलिक कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर मैं ये बोलूंगी कि कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है क्योंकि खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। तो सपोज ये दो आर्म्स है अपने पास में क्रोमोसोम्स की और इसके ये दो लोसाई है। तो एक के ऊपर कैपिटल ए है और दूसरे के ऊपर स्मॉल ए है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सपोज कैपिटल ए जो है वो ब्लैक कलर देता है एंड स्मॉल ए व्हाइट कलर देता है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लैक कलर ही आएगा इस ऑर्गेनिज्म का, तो क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है। लेकिन डिलीशन की वजह से, सपोज इंटरस्टिशियल डिलीशन हुआ, तो कैपिटल ए जो है वो डिलीट हो गया। तो अब कैपिटल ए डिलीट हो गया तो स्मॉल ए को डोमिनेट करने वाला कोई नहीं है। स्मॉल ए को डोमिनेट करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के अंदर बिहेव करेगा कि डोमिनेंट काउंटर पार्ट है ही नहीं इसका। तो ये जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के जैसे बिहेव करेगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा
क्योंकि इसका डोमिनेंट काउंटर पार्ट प्रेजेंट नहीं है, वो डिलीट हो गया है, इसी को हम लोग स्यूडो डोमिनेंस बोल देंगे। अभी क्लियर हुआ? मैम एक Yes, ma'am. हेमिजाइगस कंडीशन, मैम एक हेमिजाइगस कंडीशन होता है वो इसी को बोलेंगे। यस, हेमिजाइगस कंडीशन इसी को बोलेंगे। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेटेरोजाइगस। हेमिजाइगस कंडीशन जब कोई एक लोसाई डिलीट हो जाए और सिर्फ एक लोसाई प्रेजेंट रहे, उसी को हम लोग हेमिजाइगस कंडीशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। अब इसमें हम लोग एक टर्म और देखते हैं, वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है? ये डिलीशन के अंदर ही होता है। सपोज कि ये अपना क्रोमोसोम है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। ओके, डिलीट होके अलग हो गया। लेकिन सिंस डीएनए जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और डीएनए की टेंडेंसी रहती है कि वो एक दूसरे से स्टिक करेगा, तो ये वापस डिलीट होने के बावजूद जो है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस आ गया। तो दिस इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब ओरिजिनल कंडीशन में रीस्टोर हो जाना। ठीक है, इसी को हम लोग रेस्टिट्यूशन बोलते हैं कि हाँ चलो वो टूटा था, दो ब्रोकन एंड्स थे, आपस में वापस जुड़ गए। ठीक है, जैसे मान लो मैग्नेट हो, मैग्नेट को हमने फोर्सफुली अलग किया, दो मैग्नेट्स को, लेकिन ऑपोजिट पोल्स थे, वापस जुड़ गए और ओरिजिनल शेप के अंदर आ गए। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने खींच के उसका शेप बिगाड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो फोर्स छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, वापस अपने ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगी। उसी तरीके से क्रोमोसोम जिनके अंदर डिलीशन अगर हो गया है, लेकिन वो वापस टेंडेंसी रख रहे हैं कि ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में चले जाए, उस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? रेस्टिट्यूशन बोल देते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। मैम, ये जो डिलीटेड पार्ट उस क्रोमोसोम का है, वो सेम ही क्रोमोसोम का आके उसी में अपने में लग जाता है कि कोई दूसरा आके लगता है उसमें? जब सेम ही लगेगा ना तभी उसको रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। अगर किसी दूसरे का लग जाएगा तो उसे ट्रांसलोकेशन बोल देंगे, वो फिनोमेना लग जाता है। सेम ही क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो किसी स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से टूट गया, फ्रिक्शन हो गया, दो क्रोमोसोम्स आपस में टकरा गए, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का कुछ डैमेज क्रिएट हो गया सेल के ऊपर और वो क्रोमोसोम टूट गया। लेकिन सिंस वो पार्ट इंटैक्ट है, जैसे कई बार होता है ना कि हाँ अपनी कोई फिंगर टूट के अलग हो गई, कट गई, लेकिन हम लोग अगर उस फिंगर को जो है वो इंटैक्ट आइस के ऊपर रखते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं लेके, तो डॉक्टर वापस उस फिंगर को जोड़ भी देता है, ब्लड फ्लो रिस्टोर कर देता है। बस उसी तरीके से उसी क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो किसी रीजन से टूट गया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, क्योंकि डीएनए की टेंडेंसी है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, वो वापस जुड़ के अपने ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर आ गया, ओरिजिनल जीन के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ठीक है, फिर अपन कल जो है वो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल एब्रेशंस उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे, फिर अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ओके, ओके गाइस? यस मैम। कल सब लोग बुक लेकर आना, ठीक है? मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ताकि आप लोगों का बुक भी कवर होते जाए, बुक में साथ साथ में मार्क भी करते रहना। जो जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ अपन लोग टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, तो बुक में साथ साथ में मार्क भी करते रहना। और 2-3 दिन अच्छे से मन लगा के क्लास अटेंड करो, तो चीजें अपने आप फ्लो में आएगी, और जब चीजें अपने आप फ्लो में आएगी तो क्लास करना भी अच्छा लगेगा साथ में। ठीक है, लेकिन साथ में फ्लो में नहीं रहे, बीच बीच में छोड़ दिए कि हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर क्लास में भी मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है मैम, जेनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के लिए बीडी सिंह के अलावा कोई और बुक है जो रेफर की जा सकती है? बीडी सिंह के अलावा जहां तक मुझे ध्यान है कोई जेनेटिक्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है।
ऑनलाइन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लाइफ साइंसेस की बुक के अंदर क्या होता है ना, सिर्फ बॉटनी वाला पार्ट नहीं आता है जेनेटिक्स के अंदर, मतलब जितना अपन को जरूरत है वो लोग बहुत डीप में जेनेटिक्स पूछ लेते हैं। नहीं है, जहां तक मुझे ध्यान है नहीं है। बाकी जो नॉर्मल अपनी जो कॉमन बुक्स आती है ना, जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कंटावा की हो गई जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रेजेंट रहते हैं, वैसी बुक ज्यादा आती है जनरल एग्रीकल्चर की। ये तो मुझे नहीं ध्यान जो आती है। किसी और को पता है? देखो यहाँ से आपको रेगुलरली क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, तो आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस तो होते जाएगा, उस चीज का इतना टेंशन नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते रहो ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं उनके क्वेश्चंस के अंदर भी उठा के आप देख सकते हैं, भी एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। इसके अलावा यहाँ से तो आपको टेस्ट सीरीज मिलती ही रहेगी, हर संडे टू संडे तो टेस्ट होगा ही होगा टॉपिक वाइज। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। ओके।